सिंगल इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि वन स्टेप कोई रिएक्शन है और जिसमें आपने बाहर से कुछ डाला, उसने आपको इंडिकेशन दे दी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इंडिकेटर का काम ही ये होता है कि कोई रिएक्शन कब कंप्लीट हुई इस चीज को इंडिकेट करे। इंडिकेटर कुछ बाहर से डाले जाते हैं और जो खुद कलर्ड होते हैं या बाद में कलर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हम सेल्फ इंडिकेटर कहते हैं। आपने KMnO4 डाला एसिडिक मीडियम में जिसका कलर पिंक है, तो एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। बाहर से कुछ नहीं डाला, KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और वो Mn2 पॉजिटिव में जब कन्वर्ट हो गया तो पक्का उस रिएक्शन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। तो अगर आप उधर ऑक्जेलेट लेते हो तो ऑक्जेलेट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट दिस रिएक्शन इज स्लो इन द बिगिनिंग until and unless there is formation of Mn2 positive which act as autocatalysis। इसलिए आपको ये कहा जाता है एक्सपेरिमेंट करते हुए कि उसको थोड़ा सा इतना वार्म कर लें ताकि आप उसको हथेली पर जो है सहन कर सकें। का मतलब हुआ कि थोड़ी एक्टिवेशन दे दें। जिसने ऐसा नहीं किया उसके इमीडिएटली बिगनिंग में जैसे ऑक्जेलिक एसिड में KMnO4 डालेगा पिंक कलर परसिस्ट करेगा, पर धीरे 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 वो Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसा सिर्फ पहली बार ही होगा। जैसे वो सेकेंड ड्रॉप KMnO4 की डालेगा ऑलरेडी वहाँ Mn2 पॉजिटिव बना हुआ है, दैट विल कैटालाइज द रिएक्शन। वो KMnO4 को बोलेगा आ जाओ भाई Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाओ, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कैटालाइसिस। वही KMnO4 जब हम बेयर रिएजेंट कहते हैं तो KMnO4 माइल्ड बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है जो ब्राउन कलर्ड होता है। इसका मतलब चेंज इन कलर इज अगेन एन इंडिकेशन कि रिएक्शन हो गई, पर ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन है। सेम आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका कलर पीएच डिपेंडेंट होता है, आपको बताया था कि जो डाइक्रोमेट है वो इक्विलिब्रियम में रहता है क्रोमेट के साथ, और अगर पीएच एसिडिक है तो वो कलर ऑरेंज रेड की तरफ रहता है, और अगर बेसिक है तो क्रोमेट मतलब येलो कलर की तरफ रहता है। तो अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो अगर वो पहले ऑरेंज रेड था बाद में वो Cr3 पॉजिटिव की वजह से ग्रीन हो जाएगा। सो दैट इज एन इंडिकेशन कि वो रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई। जो भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट था वो पूरे के पूरी उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ये तो बात हुई तब जब कोई सेल्फ इंडिकेटर एक्ट करे। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब हुआ खुद इंडिकेट करे कि हाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गई, चाहे लास्ट का प्रोडक्ट कलरलेस हो या लास्ट में कलर चेंज हो, दैट इज एन इंडिकेशन। अब बात आती है कि इंडिकेटर अगर एक्सटर्नल डाला जाता है तो उसका क्या रोल होगा। वो जो इंडिकेटर है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ उसका काम इंडिकेशन देने का होगा कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गई है कि नहीं हुई है। इसलिए अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं, और हम ये कह चुके हैं कि वो रिएक्शन आगे जाकर देखें तो एसिड बेस की रिएक्शन नहीं है, बल्कि वो एसिड के H पॉजिटिव की बेस के OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन है। इसलिए हम इंडिकेटर कुछ ऐसी चीज डालना चाहते हैं। हमने क्या किया, 20 ml NaOH ले लिया। अब NaOH तो खुद कलरलेस है, आपकी रैक पर इंडिकेटर पड़े हुए हैं, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है,
जिसकी पीएच 9-10 के आसपास होती है, इसलिए वो उस पीएच में आपकी रैक पर लिखा होता है कि ये इंडिकेटर किस पीएच में काम करेगा, या आपके बुक्स में एनसीईआरटी में भी टेबल दिया हुआ है। आपने देख लिया कि फिनोफ्थेलीन, हमने पिछली क्लास में उसका स्ट्रक्चर देखा, थैलीन रिएक्शन की, तो पता लगा कि उस फिनोफ्थेलीन के अंदर जो माइल्ड एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे हम उसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस में डालते हैं उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो जाती है, और उस कॉन्जुगेशन की वजह से उसका कलर, जो कि फिनोफ्थेलीन खुद कलरलेस है। तो हम सिंगल इंडिकेटर का मतलब हुआ कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन ने कंप्लीट हो जाना है। हमने बात की कि हमारे पास है NaOH। NaOH को हमने फ्लास्क में ले लिया और उस फ्लास्क का कलर अभी कैसा है? कलरलेस है। तो हमने 20 ml NaOH पिपेट कर दिया, और 20 ml NaOH पिपेट करने के बाद उसमें आपने जो खुद भी कलरलेस है, कौन, फिनोफ्थेलीन डाल दिया। फिनोफ्थेलीन खुद कलरलेस है। फिनोफ्थेलीन के अंदर कल हमने देखा कि एक्टिव हाइड्रोजन है। उस फिनोफ्थेलीन को अगर हम देखें, दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय थैलीन रिएक्शन, और वो फिनोफ्थेलीन जो फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड से बनता है, वो उस स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में दिस इज फिनोफ्थेलीन, वो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में जैसे ही कलरलेस NaOH उसमें डाला, वहां कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। ये समझो कि ये भी कोई स्ट्रांग एसिड नहीं है, पर जो फिनोफ्थेलीन है वो स्ट्रांग बेसिक पीएच में काम करता है, इसलिए एसिड डालने से पहले उसके अंदर ये समझो कि एक माइल्ड एसिड के साथ आप NaOH लगा रहे हो, और जैसे ही ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब अभी जो कलर आया है वो इस फिनोफ्थेलीन का इस बेस के वजह से आया है। अब आपने देख लिया कि उस फ्लास्क के अंदर जब आपने इंडिकेटर डाला तो पिंक कलर आ गया। अब आपने HCl ब्यूरेट में लिया है, और उस टाइट्रेशन को करना शुरू कर दीजिए। का मतलब आपने एलिक्वेट्स ऑफ HCl ब्यूरेट से डालना शुरू कर दिया। मैं आपको परफॉर्म करके भी बताऊंगा कि कैसे होता है। HCl जैसे ही आपने ब्यूरेट से एलिक्वेट्स मीन्स एकदम नहीं डालना है। आप HCl एलिक्वेट्स मीन्स छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में डालोगे विद कंटिन्यूअस स्टरिंग। कंटिन्यूअस स्टरिंग का मतलब हुआ कि सोडियम आयन तो NaOH में वैसे ही फ्री है। NaOH का सोल्यूशन कोई प्योर NaOH थोड़ी है, उसको आपने वाटर में बनाया है, इसलिए कोई स्ट्रांग बेस वाटर में एज इट इज थोड़ी ना रहता। स्ट्रांग बेस का मतलब हुआ वहां Na पॉजिटिव है, वहां OH नेगेटिव है, और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के लिए आप जैसे ब्यूरेट से HCl डाल रहे हो, जो प्योर HCl नहीं है, एक्वस HCl है, जिसकी कुछ नॉर्मेलिटी है, का मतलब
जैसे ही आपने उसको ब्यूरिट में अभी आपने अगर HCl रखा है तो वो भी कोई HCl नहीं है, वो भी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। पर जब आप डाल रहे हो तो आप H पॉजिटिव ही थोड़ी ना डालोगे, आपको कैसे पता कि Cl नेगेटिव नहीं जा रहा है। पर एक बात पक्का है कि जैसे ही आपने HCl को NaOH में डाला, इनडायरेक्टली मुझे ये कहना चाहिए कि आपने H पॉजिटिव को OH नेगेटिव में डाला, बिकॉज हम बोल चुके हैं कि रिएक्शन एसिड बेस की नहीं है। हम बोल चुके हैं कि राम रावण में जी युद्ध हुआ पर मल्ल युद्ध नहीं हुआ। इक्विवेलेंस H पॉजिटिव का OH नेगेटिव के साथ होना चाहिए, ना कि इक्विवेलेंस एसिड का बेस के साथ होना चाहिए। का मतलब हुआ कि H पॉजिटिव डालते जा रहे हो, वो बेस उस फिनोफ्थेलीन से फ्री होता जा रहा है। इसका मतलब आपने पहली ड्रॉप, जैसे ही आप HCl की ड्रॉप डालोगे थोड़ी देर के लिए वहां भूचाल आ जाएगा, हो सकता है पिंक कलर गायब हो जाए, पर वहां जहां HCl गिरेगा, जैसे ही आप उसको शेक करोगे, HCl इज नॉट सफिशिएंट कि वो सारे OH नेगेटिव को खत्म कर सके। इसका मतलब आप धीरे धीरे हर लिक्विड के साथ स्टरिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि बेस कहीं अनरिएक्टेड रह गया और एंड में जाकर आपने देखा कि सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। इसका मतलब हुआ बेस ने फिनोफ्थेलीन को छोड़ दिया, और फिनोफ्थेलीन खुद क्या थी? कलरलेस थी। इसका मतलब फिनोफ्थेलीन खुद भी कलरलेस है, HCl खुद भी कलरलेस है, और HCl अगर आप फिनोफ्थेलीन में डालोगे तो भी कलरलेस होगा। पर जैसे ही आप एंड पॉइंट पे HCl की एक ड्रॉप डालोगे और आपने शेक किया और आप बहुत खुश हो गए, एंड पॉइंट की इंडिकेशन आ गई, और उस NaOH के अलावा उसमें कोई बेस नहीं है, इसलिए सिंगल इंडिकेटर ने आपका काम कर दिया। जैसे आपने उस फ्लास्क को साइड में रखा, आप रजिस्टर में रीडिंग नोट कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि वहां पिंक कलर की टिंज और आना वापस शुरू हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेस बचा हुआ था। अभी आप उसको शेक कर लें तो आपको पता लगेगा कि वो पिंक कलर और बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं बेस अभी अनरिएक्टेड था। ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप बिल्कुल एज पे हो, बस एंड पॉइंट के बिल्कुल नजदीक हो। आप उसमें एक ड्रॉप डालो, उसको शेक करो, और पिंक कलर अब बिल्कुल गायब हो गया। ऐसा नहीं करना है जैसा आप अमूमन करते हो कि 20 ml फ्लास्क में पिपिट कर दिया NaOH और ऊपर से HCl टर हो गया, क्योंकि मास्टर ने बताया कि 20 ml लगेगा। जो मास्टर प्रैक्टिकल लेने आया उसने आपको 10 ml NaOH लिया, और आपको तो आदत थी टर 19 तक करने की, और आपकी रीडिंग भी बड़ी खतरनाक तरीके से आती है। पहली रीडिंग 20 ml, दूसरी 20 ml, तीसरी 20 ml, जो किसी कंप्यूटर से भी नहीं आ सकती। इसलिए जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा वहां लिखा होता है कनकर्डेंट रीडिंग। बोले आप इंसान हैं, हम ऐसा समझते हैं कि आप एरर कर सकते हैं। आपने पिपेट किया, कुछ मुंह में घुस गया, कुछ डालते डालते उसी पिपेट में ही रह गया, तो आपको जो ब्यूरिट दी थी टाइट्रेशन करते करते, वो जो ब्यूरिट है वो ब्यूरिट लीक कर गई। जितने में टाइट्रेशन कर रहे थे एक ड्रॉप नीचे गिर गई, पर आपने रीडिंग 3 सेम देके ये बता दिया कि मेरे को इस एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मेरी रीडिंग आई 20 रही है बस। इसलिए वो रीडिंग ऐसे लिखी जाती थी 19.5, कहीं 20 आ गई, कहीं 19 ही आ गई, तब तीनों की एवरेज हम लेते थे। का मतलब है कि ह्यूमन एरर है। अब आपने रीडिंग ले ली, रीडिंग ले ली, तो अगर कोई ऐसा एग्जामिनर हो
जो चंट किस्म का हो, और वो आपकी सीट पर आया और आपने बता दिया हाँ सर मेरा हो गया, सो व्हाट दैट एग्जामिनर ही विल बी डूइंग इज, आपको 30 में से 30 नंबर देने से पहले वो क्या करेगा, ड्रॉपर लेगा और ड्रॉपर जो आपने एनएओएच सोल्यूशन बनाया होगा उसमें से एक ड्रॉप उस फ्लास्क में डालेगा। अगर वो पिंक कलर वापस आया तो आपने वाकई एक्सपेरिमेंट किया है, ओनली 1 ड्रॉप। और अगर वो पिंक कलर वापस नहीं आया तो आप वही हैं ट्रर वाले लोग, तो वो देख लेता है कि किसने किया है और कौन ज्यादा चंट बनने की कोशिश कर रहा है। बट अब जब हमने देख लिया तो हमने देखा कि एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव बराबर होने चाहिए, तभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी। और आपने उस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया N1V1 इक्वल टू N2V2। N1 जो भी कोई NaOH था उसकी कोई नॉर्मेलिटी रही होगी, अगर लैब अटेंडेंट ने उसकी एसिड की नॉर्मेलिटी, इस साइड आप एसिड ले लीजिए और उस साइड आप बेस ले लीजिए, तो ये जो एसिड है इसकी नॉर्मेलिटी कुछ उस जो लैब अटेंडेंट भाई होते हैं वहां उन्होंने कुछ बनाई होगी, वो डेंसिटी से बनाते हैं क्योंकि HCl तो लिक्विड है। अब उन्होंने कुछ बनाई होगी और ब्यूरिट से आपको पता लग रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना लगा, और ये जो बेस है ये भी वो लैब अटेंडेंट भैया ने बनाया होगा। इन्होंने कहा कि आपने कहा भैया 0.1 नॉर्मल NaOH चाहिए। 0.1 नॉर्मल का मतलब हुआ कि 4 ग्राम NaOH 1 लीटर में डाल दो। लैब अटेंडेंट भाई ने भी क्या किया, 4 ग्राम जब सुई जैसी थी 1 प्लेट एक्स्ट्रा डाल दी और आपके हाथ में थमा दी, जाओ। आप बोलने लगे यार इतना वे करने की जरूरत क्या थी जब तेने 1 एक्स्ट्रा डालना ही था, क्योंकि वो काफी सालों से काम कर रहे हैं। और NaOH अगर 4 ग्राम आपने एग्जैक्ट लिया है, वो 4 है ही नहीं, क्योंकि वो 4 उस मॉइस्चर को मिला के है। इसलिए उन लैब अटेंडेंट भैया ने 1 प्लेट एक्स्ट्रा डालकर ये इंश्योर कर दिया कि 4 से ज्यादा होना चाहिए, पर 4 तो मैं वे ही नहीं कर सकता, कोई दुनिया का आदमी वे कर ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सॉल्ट्स जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। का मतलब आप उनका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं बना सकते। एक बार क्वेश्चन आ गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सोडियम डाइक्रोमेट भी, क्योंकि क्रोमियम तो दोनों में +6 में है। तो कहता बार बार तुम पोटेशियम पोटेशियम का राग क्यों अलापे हुए हो, भाई यार सोडियम का नाम भी ले लो। बट सोडियम डाइक्रोमेट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ किसी का एग्जैक्ट वेट आप तभी ले सकते हो अगर वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इसका मतलब जो लैब अटेंडेंट भैया ने 0.1 नॉर्मल NaOH दिया है, वो 0.1 पता नहीं, उसको भी पता नहीं है कि नहीं है। इसलिए आप टाइट्रेशन कर रहे हो और आपने उसमें डाल दिया है 20 ml, उसको पिपेट करके फ्लास्क में ले लिया है। इसका मतलब आपके पास 2 मिलीकोलेंट बेस के हैं जो पक्का नहीं है। पक्का कैसे पता करेंगे कि पक्का है, क्योंकि वो तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अब जब आप ब्यूरिट से HCl डाल रहे हो तो आपने देखा कि ब्यूरिट से HCl डालने से एग्जैक्ट जब मैं 9.5 ml पर पहुंचा तो वो पिंक कलर गायब हो गया। इसका मतलब हुआ एसिड का 19.5 लगा या 20 लगा या 20.5 लगा, वो तो डिपेंड करता है कि आप NaOH कौन से मंथ में वे कर रहे हो। अगर आप आजकल वे कर रहे हो तो ह्यूमिडिटी बहुत है, आपने अपनी तरफ से जो एग्जैक्ट 4 ग्राम डाला है वो 4 ग्राम बहुत कम होगा।
क्योंकि मॉइस्चर भी साथ में है। और NaOH तो कौन है? डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब जो अपनी फिजिकल स्टेट ही चेंज कर दे। तो हर डेलिक्विसेंट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। हर डेलिक्विसेंट हाइग्रोस्कोपिक है, पर हर हाइग्रोस्कोपिक डेलिक्विसेंट नहीं है। अब कोई डेलिकेट हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज कर गया, इसका मतलब मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब किया ही होगा, इसका मतलब वो हाइग्रोस्कोपिक तो है। पर अगर फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुई तो वो हाइग्रोस्कोपिक ही रहा, पर उसको मैं डेलिक्विसेंट नहीं बोल सकता। इसलिए अगर आप प्योर NaOH देखोगे, पर देखना उसको ढक्कन बंद करके अंदर हिलाना, तो सारी पैलेट्स की अंदर से बढ़िया एकदम स्टनिंग साउंड आ रही होंगी, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई है। अब उस आप ढक्कन को थोड़ी देर साइड में रखो तो वो पिलेट्स एक दूसरे में चिपकना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब हुआ अगर वो परफेक्ट ड्राई है, उसको हम कैसे वे करेंगे? क्लोज सिस्टम में तो वे कर नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? इसलिए NaOH को हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। Na2Cr2O7 को सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। KMnO4 को सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर KMnO4 जब बनाते हैं तो +2 में जब आपको ट्रांजिशन मेटल में KMnO4 पढ़ेंगे आप, तो उसमें है कि भाई मैंगनीज ऑक्साइड्स होते हैं, उनसे बनाया जाता है। बिकॉज दैट कंटेन इम्प्यूरिटी ऑफ सो मेनी मैंगनीज ऑक्साइड। अगर इम्प्यूरिटी है का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट वे आप नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि जो KMnO4 है वो भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। क्लियर हो गया? अब आपने N1V1 लगाकर ये जो मास्टर जो लैब अटेंडेंट ने 0.1 दिया था, आपको इसके ऊपर शक है। आप कैसे बोल सकते हो? आप लिख सकते हो कि 0.1 है, इसीलिए तो आप टाइट्रेशन कर रहे हो कि जो लैब अटेंडेंट भैया ने 4 ग्राम दिया है वो 4 ग्राम था भी, या उन्होंने जो पेलेट डाली उससे कितना वेट बढ़ गया होगा। का मतलब हुआ कि आपने नॉर्मेलिटी ऑफ बेस एग्जैक्ट निकालनी है, इसीलिए तो टाइट्रेशन कर रहे हो। इसका मतलब हुआ यहां से आपके पास आ गया 0.1 into 19.5 divided by 20, that will be your exact normality of किसकी? Exact normality of base NaOH who is a secondary standard। समझ में आ गई बात? अब यहां से आप निकाल सकते हो कि आपका कितना आ रहा है, कितना कितनी नॉर्मेलिटी आई। देखिए 0.0975, दिस इज द एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी। जबकि आप कितनी मानकर चले थे? 0.1 क्या था वो? 0.1। इट मीन्स दिस टाइट्रेशन वॉज डन to find exact normality of NaOH, otherwise we cannot prepare exact normality solution of NaOH, क्योंकि वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो आपने टाइट्रेशन करके एसिड को बेस के बराबर इक्वेट कर दिया। इसका मतलब बेस एग्जैक्टली कितना था? क्या बैलेंस की एरर थी? क्या मॉइस्चर की एरर थी? क्या जो लैब अटेंडेंट भाई ने एक प्लेट एक्स्ट्रा डाली उसकी एरर थी? वो सारी एरर कंबाइन करके हमने जब टाइट्रेशन की, तो टाइट्रेशन इज एन एक्सपेरिमेंट। उसने हमें बताया भाई आप उनको बोलने दो, पर ये सोल्यूशन 0.1 नॉर्मल किसी भी हालत में नहीं था। अब एरर ब्यूरिट में थी, क्या पता कोई ड्रॉप मिस हो गई, क्या एरर पिपेट में थी, क्या एरर वेइंग में थी, क्या एरर उस पिलेट एक्स्ट्रा डालने में थी? कहीं ना कहीं तो थी कोई एरर। इसलिए ये जो NaOH है इसकी जो एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी है वो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसलिए वो टाइट्रेशन की गई। पर एक ही बेस था, इसलिए आपका ये फंडा कारगर रहा, काम कर गया। तो फिर आप कहोगे कि इंडिकेटर डबल की जरूरत क्यों पड़ी? लिखिए कि डबल की जरूरत क्यों पड़ी।
आपको आज टीचर ने कहा देखिए भाई, आपको दो बेस का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, दे दिया। आप उस सॉल्यूशन को एसिड के साथ टाइट्रेट करके ये बताओ कि अगर ये जो मिक्सचर है मैंने इसमें 1 ग्राम पर लीटर दोनों का डाला है, तो ये बताओ जे NaOH कितना है और Na2CO3 कितना है। समझ में आ गई बात? या Na, अब जरूरी नहीं मैं आगे अलग अलग मिक्सचर दूंगा, का मतलब दो बेस डाल दिए और दो बेस भी ऐसे डाल दिए जिनकी स्ट्रेंथ सेम नहीं है। इसका मतलब अगेन जब उस मिक्सचर को वे किया होगा तो उसका वेट एग्जैक्ट नहीं रहा होगा, क्योंकि NaOH भी वही है। इसका मतलब साफ हो गया कि जब आपने इन दोनों सॉल्यूशन को वे करके फ्लास्क में, 1 लीटर की फ्लास्क में डाल दिया, उस फ्लास्क में से आपने 20 ml ले लिया। 20 ml उस 1 लीटर की फ्लास्क में टाइट्रेशन फ्लास्क में ले लिया, जिसमें आप टाइट्रेशन ले लो। कितना ले लिया? 20 ml। अब उस 20 ml के अंदर NaOH भी है और उसी 20 ml के अंदर Na2CO3 भी है। समझ में आई बात? इसका मतलब हुआ आपने ब्यूरिट में वही HCl ले लिया और अब आप ब्यूरिट से HCl डालो। इससे पहला आपको यह देखना होगा कि भाई NaOH और Na2CO3 भी कलरलेस और HCl भी कलरलेस। अरे भाई कोई तो इंडिकेट करे कि कब टाइट्रेशन होगी। ऐसा नहीं है, एक टेक्निक है, हम आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। पोटेंशियोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? आपको इंडिकेटर डालने की जरूरत ही नहीं है, आप बेस में HCl डाल रहे हो और आपने इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहा है। बिगनिंग में उस सॉल्यूशन में सिर्फ बेस था तो उस पोटेंशियल की रीडिंग कुछ और रही होगी। आपने HCl डाला, अब H पॉजिटिव आ गए तो पोटेंशियल चेंज हुआ। जब ये टाइट्रेशन कंप्लीट होगी एक एक्सट्रीम चेंज पोटेंशियल में आएगा, सारी करेंगे हम, आप बता सकते हो कि अब टाइट्रेशन कंप्लीट हुई। पर अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर सकता है। हमने क्या किया कि भाई इसमें जो है फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर डाल देते हैं। जब आपने इसमें फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर डाला तो फिनोफ्थेलीन इंडिकेटर डालने से ये जो सॉल्यूशन है ये पिंक हो गया कि नहीं हुआ? अब आपको पता नहीं है कि वो पिंक किस वजह से हुआ है। वो पिंक हुआ है उस सॉल्यूशन की पीएच की वजह से, जो अभी NaOH की इस वजह से हाई है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ इस टाइम दो बेस हैं जो उस फ्लास्क के अंदर है और आप ऊपर से HCl डाल रहे हो। मैंने आपको एक रील भेजी थी, का मतलब हुआ जैसे ऊपर से HCl का एक ड्रॉप आई, नीचे सबसे ऊपर गर्दन NaOH की होगी, पहले मेरा पेट भरेगा, बाकी NaOH ने जैसे HCl को कह दिया हो Na2CO3 तक पहुंचने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। बिल्कुल वैसे जैसे वो चिड़िया के बच्चे, वो एक गर्दन सबसे ऊपर होती है जो चंट होता है, तो जब तक उसका पेट नहीं भरा बाकियों को कुछ नहीं मिल रहा। जब वो सो गया तो चंट नंबर 2 की बारी आई। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, अगर कोई सोया हुआ है तो इसका मतलब उसको नहीं चाहिए। का मतलब हुआ सबसे पहला आपने इक्वेशन लगाई N1V1 is N2V2, और इस टाइम जो आप लिख रहे हो, जो आप HCl डाल रहे हो, वो Na2CO3 भी उसी में ही है और Na2CO3 NaOH से सेकंड पायदान का बेस है। पर ये जो Na2CO3 है, ये Na2CO3 एक डाई एसिडिक बेस है।
क्योंकि इसके अंदर दो Na हैं, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूं अभी अभी अंदर टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं बता रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपने इसके अंदर Na2CO3 लिया होगा तो वो Na2CO3 सीधे का सीधा न्यूट्रलाइज होने वाला नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब आपने इसमें HCl डाला, HCl ऑफ नॉन नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम कहां से लगेगा, ब्यूरिट से पता, तो वहां पर जो है रिएक्शन चली हुई है, पर बिगिनिंग में रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, N1V1 का मतलब हुआ जो भी वहां बेसिक मिक्सचर है, ठीक है। बेसिक मिक्सचर कौन है, NaOH और Na2CO3 है, और आपने उस टाइम जो HCl डाला है उस HCl की आपको नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम तो इंडिकेटर बताएगा, इंडिकेशन कि कब जैसे खत्म हुआ। का मतलब हुआ अगर मैं NaOH को जब पिंक कलर गायब हुआ तो अंदर क्या क्या हो चुका होगा, अंदर NaOH खत्म हो चुका होगा, NaOH खत्म हो चुका होगा। Na2CO3 की बारी तब आई जब NaOH खत्म हो गया, बोला ना चंट नंबर 2 की बारी तब आएगी जब Na2CO3 की बारी आई। ऊपर से आप H पॉजिटिव डाल रहे हो, वो Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया, प्लस HCl बनाया, वही पिंक कलर तब भी परसिस्ट कर रहा था जब Na2CO3 था, और वही जैसे ही NaH जिसके अंदर H आ गया, मतलब उसकी pH घट गई। इसका मतलब हुआ हम क्या देखते हैं कि अब वो कलरलेस हो गया। क्या कलरलेस होने का ये मतलब समझें कि सारे बेस खत्म हो गए। इसका मतलब एक इंडिकेटर हमें लास्ट तक नहीं पहुंचा पाया। इसका मतलब सॉल्यूशन कलरलेस होके ये बता रहा है कि देखो भाई, मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH खत्म हो गया। बता रहा है कि Na2CO3 आधा खत्म हुआ। इस रिएक्शन में Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, जो मॉलिक्यूलर वेट है। ओ जी, दिस टाइम Na2CO3 इज मोनो एसिडिक बेस। तो N फैक्टर कितना हो गया इसका, 1 हो गया। इसका मतलब Na2CO3 का आधा ही मोल रिएक्ट किया है, या मैं ये कहूं दैट हाफ मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि Na2CO3 का ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट कितना है, m/2, तो m/2 में से आधा ही हुआ है अभी। इट मींस हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 खत्म हो गया, और पूरा जो एसिड है उसने हमें यह तो नहीं बताया कि NaOH कितना है, यह भी नहीं बताया कि Na2CO3 कितना है, क्योंकि अभी तो आधा ही गया है। पर यह जरूर बता दिया कि देखो भाई, ये इंडिकेटर अब नहीं चलेगा। तो आपने ऐसा लिख लिया, ऐसा लिख लिया, और अब आपके पास क्या बचा था, आपके पास बचा था NaH, जिसका दूसरा नाम क्या है, हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, क्योंकि आपको क्वेश्चन में NaHCO3 नहीं पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन में पूछता तब आप उसका नाम लेते। तो हाफ मिली इक्विवेलेंट Na2CO3, हालांकि यहां किसके बराबर होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 के बराबर होंगे। विल बी इक्वल टू, पता नहीं, सॉल्यूशन कलरलेस है। अब कौन इंडिकेट करेगा कि कब वो खत्म हुआ,
इसलिए हमने कहा कि अब आप ऐसा इंडिकेटर लें जो इस पर्टिकुलर पीएच में काम करता हो, इसलिए हमने उसमें डाल दिया मिथाइल ऑरेंज सेकंड इंडिकेटर। समझ में आई बात? इसका मतलब हुआ अब जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl लगेंगे, समझ रहे हो, वो मिली इक्विवेलेंट HCl बता देंगे कि हाफ मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 कितना है। पर कब बताएंगे? जब वो मिथाइल ऑरेंज जो इस मीडियम में कैसा होगा, येलो होगा। जब ये बेस खत्म हो जाएगा और मीडियम प्योर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो ये येलो कलर रेड में इंडिकेट कर देगा कि अब HCl डालना बंद करो। सुना? अब इधर आओ। जब रेड कलर आया आपने HCl डालना बंद कर दिया बंद। जब HCl डालना बंद कर दिया तो आपको यह पता लग गया कि Na2CO3 हाफ मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर है, क्योंकि एसिड की नॉर्मेलिटी तो वही है ना, ब्यूरेट तो वही है ना। आप तो क्या मेजर कर रहे हो, वॉल्यूम। जो नॉर्मेलिटी उस एसिड की यहां थी उसी ब्यूरेट में आप टाइट्रेशन कर रहे हो। इसका मतलब हुआ इस मिली इक्विवेलेंट, हाफ मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 की वैल्यू आप यहां पुट करोगे और यहां से आपको पता लग जाएगा कि NaOH के मिली इक्विवेलेंट कितने हैं। तो दो इंडिकेटर डालने का क्या फायदा हुआ? यह फायदा हुआ कि NaOH कितना है ये पता लग गया और Na2CO3 कितना है ये भी पता लग गया। एक बच्चे ने क्या किया, उसने शुरू में ही मिथाइल ऑरेंज डाल दिया। शुरू में मिथाइल ऑरेंज डाला और शुरू में वहां NaOH भी था, और NaOH तो स्ट्रांग बेस होता है, इसलिए पता ही नहीं था कि उस, अब ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये उस आदमी को एंड बता सकता है पर बीच की स्टेज नहीं बता सकता। इसका मतलब हमने इस पूरे एपिसोड को कुछ इस तरह से बांटा, और अगर आप ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते हैं तो आप बोलेंगे सर डबल इंडिकेटर से आसान तो है ही कुछ नहीं। आप जरा ध्यान दो यहां कि एक आदमी बस स्टैंड से बोला कि आज मुझे चंडीगढ़ जाना है, और उसने सीधा चंडीगढ़ का टिकट ले लिया। ये टिकट कुछ रेड कलर का रहा होगा, और जब उसने रेड कलर का टिकट ले लिया तो उसको बीच में कोई कंडक्टर नहीं पूछने वाला, उनको पता है रेड विल बी द लास्ट डेस्टिनेशन, इसलिए उसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। जैसे ही वो चंडीगढ़ में उतरने लगा तो वहां चेकिंग हो रही थी, तो चेकर ने पूछा अच्छा आप शिमला से आ रहे हैं? कहता हाँ जी। तो कहा शिमला से सोलन का कितना किराया रहा होगा? जी पता नहीं, आई डोंट नो। वो कहते सोलन से धर्मपुर का कितना किराया रहा होगा? आई डोंट नो। मीन्स उसके अंदर NaOH है, Na2CO3 है, NaHCO3 है, उसके अंदर शिमला से सोलन, सोलन से धर्मपुर, धर्मपुर से चंडीगढ़, उसके अंदर इतने बेस हैं। और अगर आपने रेड टिकट लिया आपको यह पता लग जाएगा कि टोटल एसिड कितना लगा, कि टोटल किराया चंडीगढ़ का कितना है, पर आप ये नहीं बता पाओगे शिमला से सोलन कितना है। शिमला से सोलन की स्टेज को मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और आप इसको समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये NaOH ही है जिसकी गर्दन सबसे ऊपर है। जब आप शिमला से चले पहला स्टेशन कौन सा है? सोलन। जब आपने HCl डाला तो पहला किसकी मुंडी सबसे ऊपर थी? NaOH की। इसका मतलब पहले NaOH की बारी आई। इसका मतलब हुआ सोलन से धर्मपुर जाने का मतलब हुआ कि आप इस स्टेज में हैं।
Na2CO3 है। इसका मतलब हुआ धर्मपुर से चंडीगढ़ का मतलब हुआ अगर ये Na2CO3 है तो ये हाफ ही हुआ अभी यहां तक, यहां से यहां हाफ Na2CO3 है, क्योंकि जब वो हाफ हो जाता है तो वो पिंक कलर काम नहीं करता है। इसका मतलब है बाकी हाफ Na2CO3, या जिसका मीनिंग हमको आपको सबको पता है कि वो NaHCO3 है, उसमें वो टिकट नहीं चलेगा। अब जरा जरा ध्यान से सुने। अब वो बंदा क्या गया, बस स्टैंड गया और उसने वहां से एक पिंक कलर का टिकट ले लिया। पिंक कलर, कंडक्टर सिर्फ टिकट के कलर से बता देता है कि आप कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। जब उसने पिंक कलर का टिकट लिया, कंडक्टर ने उसके हाथ में देख लिया, कंडक्टर के दिमाग में चला हुआ है कि ये बंदा धर्मपुर जा रहा है। अब वो बंदा शिमला से सोलन पहुंचा, वो बैठा हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। और वो फिर सोलन से बस चली तो वो उसी बस में बैठा हुआ है, मतलब फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर आपको शिमला से धर्मपुर तक पहुंचा सकता है। वो पिंक कलर का टिकट आपको धर्मपुर तक पहुंचा सकता है। समझ में आ गई बात? अब जैसे ही वो धर्मपुर पहुंचा, कंडक्टर की नजर उस पर गई, ये भाई साहब आप उतरिए, आगे आपका स्टेशन। कि नहीं जी मुझे तो आगे जाना है, आगे जाना है, तो ये रेड कलर का टिकट लो। अब क्या हुआ कि इसने यहां से आगे आपने कौन सा इंडिकेटर डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज। अब वो इंडिकेटर उसको चंडीगढ़ तक पहुंचाएगा, और जितना किराया सोलन से धर्मपुर का है उतना ही धर्मपुर से चंडीगढ़ का है। का मतलब हुआ उस रेड टिकट लेके उसको ये पता लग गया कि धर्मपुर से चंडीगढ़ कितना किराया लगता है। उसने वही किराया सोलन से धर्मपुर का भी काउंट किया। अब उसको ये पता लग गया कि शिमला से सोलन का किराया कितना है। का मतलब यहां तो आपको दो ही बेस का मिक्सचर दिया हुआ है, अगर आपको NaHCO3 भी दिया होता, का मतलब हुआ कि एक ऐसा दोस्त है जिसने धर्मपुर से बैठना है NaHCO3, पर आपने उसका किराया अभी ले लिया। किराया तो उतना ही लगना जितना धर्मपुर से चंडीगढ़ का होगा। का मतलब हुआ NaHCO3 की स्टेज यहां शुरू होती है। इसलिए इसके थ्रू अगर आपने समझ लिया तो आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन में ये सब कुछ अप्लाई करके आपका आंसर आ सकता है, और आप जो कुछ अभी किया उसको सामने 2 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। पहला केस देखें। मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस Na2CO3 बाय एडिंग फिनोफ्थेलिन। बताओ जी आपने कौन सा टिकट लिया, पिंक कलर का। पिंक कलर का लिया तो आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए सोलन, सुन लिया, और आप पहुंच गए धर्मपुर। ठीक हो गया। विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट, जो किराया लगा वो यहां तक का लगा है जी। उसने कहा मिथाइल ऑरेंज वॉज देन एडेड, मतलब उसने धर्मपुर में अगला टिकट लिया। अगला टिकट लिया तो उसकी डेस्टिनेशन कहां थी, हाफ मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 इज इक्वल टू मिली। अब जो किराया आया वो कहां से आ गया, धर्मपुर से चंडीगढ़। इस धर्मपुर से चंडीगढ़ का किराया वही है जो सोलन से धर्मपुर का था। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, आपको यह पता लग गया कि NaOH मींस शिमला से सोलन का किराया कितना है। अब आपको देखो उस बंदे ने क्या बोला यहां कि एक बंदे ने बस स्टैंड में जाकर सीधा ही कौन सा टिकट ले लिया, रेड कलर का टिकट ले लिया। बताओ उसको बीच में कोई रोक सकता है? इसका मतलब वो सोलन भी पहुंचा और वो धर्मपुर भी पहुंचा और वो चंडीगढ़ भी पहुंचा। मतलब समझ रहे हो इससे क्या घाटा हो गया? आप बीच की स्टेजेस के बारे में नहीं बता सकते।
इसका मतलब किसी ने एक बार रेड टिकट ले लिया ना, उसके बाद पिंक टिकट लेने का क्या फायदा। अबे चंडीगढ़ पहुंच गए ना, अब ध्यान दो यहां कहता मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस NaHCO3 था। ये कैसा हुआ? ये ऐसा हुआ जैसे एक दोस्त गया बस स्टैंड में, उसने कहा यार मेरा दोस्त ना धर्मपुर से बैठेगा एक, आप मुझे पिंक कलर का टिकट दे दो। तो जब तो उसने रेड ले लिया तो वो भी और उसका दोस्त भी लास्ट स्टेज में पहुंच गए। का मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। यस और नो? फिर वो कहता है नहीं, अगर उसने पहले पिंक टिकट लिया होगा तो हमने कहा पिंक टिकट लिया होगा तो इस केस में तो बहुत आसान है। इसका मतलब उसने यहां से सोलन तक के ही पैसे दिए हैं। पता लग गया कितना किराया लगता है? कहता फिर उसके बाद फॉलोड बाय मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद उसने धर्मपुर से फिर चंडीगढ़ का टिकट लिया होगा। मैंने कहा यार इस केस में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंगल स्टेज है और दोनों के टिकट का कलर अलग अलग है। फिर कहता है कि मिक्सचर ऑफ Na2CO3 प्लस NaHCO3, मतलब बंदा सोलन से ही गया चंडीगढ़। जब ऐसा हुआ होगा और शुरू में उसने मिथाइल ऑरेंज ले लिया शुरू में ही, तो क्या बोलोगे आप? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। सारा नीचे तक का किराया हो गया, पर पता नहीं लगा कि बीच का किराया कितना है। इसलिए उसने अगले में क्या कहा? फिनोफ्थेलीन फॉलोड बाय मिथाइल ऑरेंज। मैंने कहा फिनोफ्थेलीन तो सिर्फ हाफ ही काम करेगा भाई। सोलन से धर्मपुर तक, सोलन से धर्मपुर तो तक कितना हुआ? हाफ मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब एक तो हाफ ये रह गया था और उसका दोस्त एक कहां से बैठना है? धर्मपुर से। वो कौन है? NaHCO3। इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, क्योंकि NaHCO3 एक मोनो एसिडिक बेस है, सिंगल स्टेज बेस है ये। तो आप इन अप्रोच को अप्लाई करें, मतलब ही नहीं होता कि जो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन का कोई क्वेश्चन ना आए। पर इतना ध्यान रखना है कि हुआ यूं कि एक बंदे का जब पिंक कलर का टिकट खत्म हुआ तो वो धर्मपुर में उतर गया, बोला दूसरी बस में जाऊंगा। तो दूसरी बस में भी उसका वही किराया लगना है और उसमें भी आगे को वही किराया लगना है। समझ में आ गई बात? तो जब वो कहेगा कि इन अ फ्रेश टाइट्रेशन मिथाइल ऑरेंज वाज एडेड, का मतलब हुआ बंदा चंडीगढ़ से शिमला आया और शिमला से डायरेक्ट टिकट लिया चंडीगढ़ का। फ्रेश टाइट्रेशन, ऐसा ना लिखा हो फॉलोड बाय मिथाइल ऑरेंज। फॉलोड बाय का मतलब हुआ कि उसने पहले यहां का टिकट लिया था फिर अगला टिकट ले लिया। दैट्स ऑल अबाउट डबल इंडिकेटर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।